गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग लॉजिकल इंग्लिश चैनल पर ही हम लोग बायोलॉजी का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग कर रहे हैं। और इसके पहले हम लोग एक और दो वीडियो में हम लोग लगभग 19 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में हम लोग 19 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं 20 से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग देखने वाले हैं। तो वैसे बच्चे जो अभी तक पार्ट 1 को और पार्ट 2 को अभी तक नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और एक बात और, जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को, लॉजिकल इंग्लिश चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसी चैनल पर आपको हिंदी का वीडियो भी मिल रहा है, हिंदी व्याकरण, हिंदी बुक वाला भी मिल रहा है, बायोलॉजी का भी मिल रहा है, इंग्लिश का भी मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके आप लाभ उठा सकते हैं और प्रीवियस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। आइए हम लोग इस पार्ट 3 में, बायोलॉजी के पार्ट 3 को हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन इसमें हम लोग शामिल किए हुए हैं। और 1 से लेकर 4 तक में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और पार्ट 2 तक हम लोग क्या देखे हैं, 19 क्वेश्चन तक देखे हैं। ये समय इसलिए लग रहा है ना क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस मिल रहा है और चारों क्वेश्चंस का डिस्कशंस दिया जा रहा है, जिससे क्या लग रहा है आपको, समय लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये सब आप लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हम लोग डिस्कशन भी साथ में करते चलेंगे। तो आइए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है क्लास जो है कक्षा 10 के लिए है, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं 20 नंबर। हम लोग देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है। 19 तक तो हम लोग कर लिए हैं, पहले सेकंड वीडियो में हम लोग कर लिए हैं 19 तक। जो नहीं देखे हैं जाके आप लोग देख सकते हैं। अब देखिएगा 20 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है। रंध्र को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा बोलते हैं। ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है हाइड्रिला, ऑप्शन सी है नागफनी, ऑप्शन डी है कनेर। आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं पहले कि आखिर रंध्र क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, रंध्र को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अगर रंध्र को बोला जाए तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एस्टोमाटा। क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा। एस्टोमाटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपके ऑप्शन में रंध्र न देकर डायरेक्टली क्या लिख देता है, एस्टोमाटा लिख देता है। अब आपको ये जानना है कि आखिर जो रंध्र होता है ये कहाँ पाया जाता है। रंध्र जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पेड़ पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो आपको क्या याद रखना है, तो पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है ना, पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उसी में ये रंध्र पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ पौधे की आप जो पत्ती देख रहे हैं और पत्तियों में आप पाएंगे छोटे छोटे छिद्र। पत्ती में क्या मिलता है, दिखाई देता है आपको छोटा छोटा जो छिद्र दिखाई देता है, उसी छोटे छोटे छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। याद रखिएगा, पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एस्टोमाटा कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आखिर जो होता है पत्तियों में छिद्र क्यों होता है, ये पत्तियों में जो छिद्र होता है इसका यूज क्या है। जैसे कि आप देखते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और उन्हें भोजन बनाने के लिए 4 प्रकार के कच्चे सामग्री की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। उनमें से एक चीज़ जो है आपका CO2 भी है। पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए अगर पूछे कि कौन सा गैस लेते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, CO2 गैस लेते हैं। तो आप समझदार हैं, आप बताइए कि ये जो है CO2 गैस जो है वायुमंडल में है। CO2 क्या है, गैस जो है वायुमंडल में है। इसकी प्रतिशत आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा 0.03
3% होता है। और पेड़ पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा गैस लेता है जी? CO2 गैस लेता है खाना बनाने के लिए। तो आखिर ये गैस जो है पेड़ पौधे के अंदर कैसे प्रवेश करेगा? तो जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधे के जिस भाग में छिद्र होगा उसी के माध्यम से तो ये CO2 गैस प्रवेश करेगा ना। तो याद रखिएगा, यहाँ से याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान, क्या याद रखना है? जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होगा? तो छिद्रों के माध्यम से। गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, ध्यान दीजिएगा। पेड़ पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है किसके माध्यम से? छिद्र के द्वारा। छिद्र किस में होता है? पत्तियों में होता है। और पत्तियों में जो छिद्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र या स्टोमाटा। पेड़ पौधे में पाए जाने वाले, पेड़ पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलेंगे? रंध्र या स्टोमाटा। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? तो 0.03%। आइए इससे संबंधित हम लोग कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। जैसे आपने जाना कि पेड़ पौधे की पत्तियों में छिद्र होता है। पेड़ पौधे की पत्तियों में क्या होता है? छिद्र होता है। उसी छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं। एक बात यहाँ से और याद रखिएगा कि जो पत्तियों का जो आपको रंग दिखाई देता है, पत्तियों का जो रंग दिखाई देता है हरा दिखाई देता है। पत्तियों का रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। तो हरे होने का जो गुण है किसके कारण से हरा दिखाई देता है? तो पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पर्णहरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल को ही क्या बोलते हैं? पर्णहरित बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न कर सकता है कि आखिर पत्तियों का रंग जो हरा दिखाई देता है किसके कारण से दिखाई देता है? तो क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण या पर्णहरित के कारण दिखाई देता है। याद रखिएगा कि अधिकांशतः ये जो क्लोरोफिल होता है ना पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। अधिकांशतः जो क्लोरोफिल होता है ये पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। इसीलिए हम लोग पत्तियों को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग। पत्तियों को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है। पत्तियों को पूछता है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि पत्तियों में ही क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा गया है। ये पॉइंट पूछा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है? तो आप क्या याद रखेंगे? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। दूसरी बात आपको यहाँ से क्या पूछा जाता है? दूसरी बात पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है। यहाँ से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषी अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है? इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जैसे आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषी अंग तो हम लोग किसको बोलते हैं? पत्तियों को। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषी अंगक की बात करता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हरित लवक। क्या लिखेंगे? हरित लवक। ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। कि अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाएगा तो हरित लवक, और प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाएगा तो पत्तियों को कहा जाता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक वर्णक के कारण। दूसरी बात आपसे क्या पूछ सकता है कि कह सकता है कि सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? यानी कि जो सनलाइट होता है, सनलाइट के जो प्रकाश होता है, सनलाइट के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सनलाइट के प्रकाश को क्लोरोफिल या पर्णहरित क्या करता है? अवशोषित करता है। तो इतना चीज़ आपको क्या याद रखना है? पत्तियों से संबंधित पॉइंट याद रखना है। अब देखिएगा, जो क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट था, पूछा था कि किसमें रंध्र अनुपस्थित होता है। तो हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकांशतः ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों में रंध्र उपस्थित होते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है? हाइड्रीला याद रखिएगा, इसमें क्या रहता है? रंध्र अनुपस्थित रहता है। हाइड्रीला में क्या होगा? रंध्र अनुपस्थित रहता है। बातें स्पष्ट हो रही है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें रंध्र अनुपस्थित होते हैं, उस पौधे का नाम क्या है? हाइड्रीला।
तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग का था, क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 20 नंबर हम लोग कर रहे हैं ना जी। हाँ, देखिएगा यहाँ पे कहा था ना किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रीला। अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में आम है, नागफनी है, कनेर है, तो ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड पॉइंट कुछ बनता नहीं है, इसलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक मतलब कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है हार्मोन, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग समझते हैं रक्त के बारे में, उसके बाद आंसर देना क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिएगा रक्त, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। रक्त को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, रक्त को हम लोग रुधिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त को हम लोग रुधिर भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खून भी बोलते हैं। और इंग्लिश में अगर बोला जाए तो हम लोग सीधे शब्दों में लिख सकते हैं कि ब्लड लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, रक्त या रुधिर या खून से याद रखना है। पहला पॉइंट तो आपसे ये पूछ लेगा कि रक्त या खून जो होता है किस प्रकार का ऊतक होता है, तो आप क्या याद रखना है, तरल संयोजी ऊतक। क्या याद रखेंगे, तरल संयोजी ऊतक। आपका ब्लड जो होता है तरल संयोजी ऊतक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि जो रक्त जो होता है, रक्त अगर वयस्क मनुष्य में आपसे पूछे तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर जो होता है वयस्क में, ये ब्लड जो होता है 5 से 6 लीटर पाया जाता है, वयस्क की बात किया जाए तब। अब देखिएगा आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रक्त का निर्माण जो होता है, जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होता है, उसका निर्माण जो होता है कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा में। कहाँ पर, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैरो हम लोग बोलते हैं। दो हड्डियों के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। इसी में क्या होता है ना कि ब्लड का जो होता है निर्माण होता है। अब यहाँ से एक बात और याद रखिएगा कि जो महिलाओं में जो ब्लड होता है वो पुरुषों की अपेक्षा जो होता है 1/2 लीटर जो होता है कम होता है। महिलाओं में जो ब्लड होता है 1/2 लीटर जो होता है ब्लड कम होता है पुरुषों की तुलना में। यहाँ से आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मानव शरीर में जो रक्त होता है पूरे भार का कितना प्रतिशत होता है। मानव शरीर में जो पाया जाने वाला ब्लड है उसके भार का कितना परसेंट होता है, तो याद रखिएगा उसके भार का, कुल भार का 7% ब्लड जो होता है मानव में पाया जाता है। मानव का जितना वजन होगा उसका 7% ब्लड जो होता है उसके शरीर में पाया जाता है। और महिलाओं में जो होगा पुरुषों की अपेक्षा 1/2 लीटर ब्लड जो होता है कम होता है। ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है ना। ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप श्वसन क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया के दौरान जो होता है आप सभी गैस लेते हैं। जब आप श्वसन क्रिया करते हैं मतलब सांस लेते हैं, तो सांस लेने के दौरान आप सभी गैस तो ले रहे हैं ना, सांस लेने के दौरान सभी गैस ले रहे हैं। इसमें अगर बात किया जाए जो मुख्य गैस है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की बात किया जाए, ठीक है ना, ऑक्सीजन की बात किया जाए और CO2 की बात किया जाए, मुख्य रूप से और भी गैस है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, 78%। ऑक्सीजन कितना है, 21% है। CO2 वायुमंडल में कितना है, 0.03% है। तो जाहिर सी बात है कि वायुमंडल में जो गैसें होंगी वही तो हम लोग श्वसन क्रिया में हम लोग जब सांस लेंगे तो वही तो गैस हमारे शरीर के अंदर जाएगी। यानी हम लोग जब सांस लेते हैं तो ये मत कहिएगा कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस में ये मत कहिएगा ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि आपके नाक में कोई ऐसा फिल्टर यंत्र नहीं लगा हुआ है जो नाइट्रोजन को छोड़ देगा, CO2 को छोड़ देगा और केवल ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप सांस लेते हैं तो ये तीनों गैस के अलावे और भी गैस आपके शरीर के अंदर जाती है। फेफड़े तक सभी गैसें जाएगी, लेकिन फेफड़े के पास जो होती है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है।
फेफड़े के पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। वो ब्लड कैपिलरीज क्या करती है कि केवल अपने साथ ऑक्सीजन गैस, यानी कि ब्लड में मौजूद, गौर कीजिएगा, जो ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने साथ केवल ऑक्सीजन को ही घुला पाता है। ब्लड में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन जो होता है अपने साथ केवल ऑक्सीजन को ही घुला पाता है। इसलिए ब्लड के साथ ऑक्सीजन जो होता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन क्या करता है, पूरे शरीर में परिवहन करता है, और बाकी सभी गैसें जो होती है फेफड़े से फिर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। ठीक है ना। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इस ब्लड का जो है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। ब्लड के साथ ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, आपके ब्लड में जो होता है, आपके ब्लड में, रक्त में जो होता है, आयरन की मात्रा पाई जाती है। रक्त में आयरन की मात्रा पाई जाती है। इस आयरन को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, Fe से क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। जब ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो एक रोग होता है, उसको याद रखिएगा, कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं रक्त क्षीणता नामक हम लोग रोग बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि मानव शरीर में ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखना है एनीमिया या रक्तक्षीणता। यही दोनों ऑप्शन में देता है, एनीमिया या रक्तक्षीणता। अब देखिएगा, आपके ब्लड में आयरन की कमी न हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ब्लड में आयरन की कमी न हो इसके लिए जो होगा, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना पड़ेगा। जो पत्तेदार सब्जी होती है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, उसको खाना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर में क्या होगा, आयरन की कमी नहीं होगा और ब्लड की कमी नहीं होगा, जिससे एनीमिया और रक्तक्षीणता नामक रोग नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपका क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन था कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, रक्त में कौन सा चीज़ उपस्थित होता है जो अपने साथ ऑक्सीजन को ले जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया, हीमोग्लोबिन। अब थोड़ा देखिएगा, ऑप्शन ए की अगर बात किया जाए, वसा की अगर बात किया जाए, तो आप जानते हैं कि वसा से हम लोग को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। वसा से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लगभग 9.2 किलो कैलोरी। कितनी, 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से मिलती है। और वसा की मात्रा जब आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगी तो शरीर आवश्यकता से अधिक क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी ना है हार्मोन। यहाँ से प्रश्न बनेगा, एक ही प्रश्न एग्जाम में बनता है हार्मोन से, कि हार्मोन कहाँ से निकलता है, हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वहीं से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। तो इस चीज़ को याद रखना है, हार्मोन कहाँ से निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। क्या हार्मोन को बहने के लिए, हार्मोन के परिवहन के लिए क्या अलग से नलिका पाई जाती है, क्या, बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये हार्मोन जो होता है, हार्मोन परिवहन करता है, ब्लड के साथ मिल के ही क्या करता है, हार्मोन परिवहन करता है। आपको कार्बोहाइड्रेट में क्या याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, तुरंत एनर्जी देता है। क्या करता है, तुरंत एनर्जी देता है। तुरंत एनर्जी देने वाला पोषक तत्व पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। जैसे याद रखिएगा, ग्लूकोज पूछता है, ग्लूकोज किसका रूप है, तो क्या याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप क्या है, ग्लूकोज है। इतना बात क्लियर हो गया। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है अणु की गति है, ऑप्शन बी है वृद्धि है, ऑप्शन सी है संघ है, ऑप्शन डी है समन्वय है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जीवन की क्या विशेषता है? तो वृद्धि, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी जीव को जीवन मिला हुआ है तो उसकी प्रथम विशेषता है कि उसमें क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये डी नंबर जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5वें चैप्टर में आपको पढ़ना है नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है। देखिए समन्वय का मतलब क्या होता है समझिए। समन्वय का मतलब होता है तालमेल। तालमेल, समन्वय का मतलब क्या होता है? तालमेल, यानी कि आपके शरीर के अंगों के बीच, आपके शरीर के अंगों के बीच जब तालमेल स्थापित हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समन्वय। एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि कोई लड़की जो है साइकिल चला रही है, साइकिल चला रही है तो उसके हाथ के अंगों के बीच और पैर के अंगों के बीच क्या बना हुआ है? तालमेल बना हुआ है ना, तभी तो वो साइकिल चला रही है ना। अगर हाथ और पैरों के बीच अगर तालमेल नहीं बना होता तो क्या वो साइकिल चला पाती? नहीं चला पाती। यानी हम लोग समझ गए कि विभिन्न अंगों के बीच जब तालमेल स्थापित होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समन्वय, समन्वय बोलेंगे। देखिए ऑप्शन ए में है अणुओं की गति, तो अणुओं की भी गति होनी चाहिए। गति का मतलब आप सब समझते हैं, मोशन हो जाएगा या मूवमेंट हो जाएगा। संघ का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप। ग्रुप से रिलेशन होता है समूह, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिर गुर्दा हम लोग कहते किससे हैं, गौर कीजिएगा। देखिएगा गुर्दा को हम लोग क्या बोलते हैं? गुर्दा को हम लोग ब्रिक बोलते हैं। देखिए जहाँ तक मेरी समझ है ना, इस गुर्दा जो शब्द है, गुर्दा जो शब्द है उर्दू शब्द है, देख लीजिएगा आप लोग। और ब्रिक जो है हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। तो आपसे यहाँ से एक प्रश्न डायरेक्टली पूछ लेता है कि गुर्दा या ब्रिक का संबंध जो है किससे है? तो गौर कीजिएगा, इसका संबंध जो होता है उत्सर्जन से होता है। किससे होता है? उत्सर्जन से होता है। उत्सर्जन का मतलब ये हुआ कि शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे, शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो किस विधि के द्वारा बाहर निकलेंगे? जितने भी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे वो किस विधि से बाहर निकलेंगे? तो उत्सर्जन विधि से क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। अब जानिए कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ होता क्या है। तो आपके शरीर में बनने वाला अनावश्यक पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आपके शरीर में बन रहा है पसीना, पसीना निकल रहा है ना, अभी गर्मी का दिन चल रहा है, पसीना निकल रहा है। पसीना क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा CO2 आपके शरीर से निकल रहा है ना, तो ये भी क्या है? CO2 भी अपशिष्ट पदार्थ है। मल भी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। मूत्र भी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ है। तो पाचन क्रिया के बाद याद रखिएगा, पाचन क्रिया के बाद जब शरीर में कुछ ऐसे बेकार पदार्थ बनते हैं जिनको निकालना क्या होता है? आवश्यक होता है। यानी कि वैसे पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक एवं विषाक्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ को किस विधि से निकाला जाता है? तो उत्सर्जन विधि के द्वारा निकाला जाता है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रिक की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि ब्रिक की संख्या कितनी होगी तो डायरेक्टली आप लिखेंगे 2। ब्रिक की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। आपसे पूछे कि जोड़ा में कितना, ब्रिक कितना जोड़ा पाया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? 1 जोड़ा पाया जाता है। ब्रिक कितना जोड़ा पाया जाता है? तो 1 जोड़ा। ब्रिक की संख्या कितनी होती है? 2। अब देखिएगा, ये आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता है कि ब्रिक का रंग कैसा होता है। याद रखिएगा, ये गहरा भूरा लाल रंग का होता है, यानी कि भूरा भी होगा और हल्का लाल रंग का भी होता है। उसके बाद आपसे दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या पूछ सकता है कि ब्रिक का जो आकार होता है, तो ब्रिक का आकार कैसा होता है? शेप आपसे पूछ सकता है, शायद यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका आकार जो होता है सेम के बीज के समान। कैसा होता है? सेम के बीज के समान। जो सेम का बीज होता है ना, उसी के समान जो होता है ब्रिक का आकार होता है, किडनी का आकार होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे क्या पूछ सकता है उसको देखिएगा। पसीना जो निकल रहा है वो किस ग्रंथि के माध्यम से निकलता है? तो लिख सकते हैं श्वेत ग्रंथि। जो आपके शरीर में श्वेत ग्रंथि पाई जाती है ना, वहाँ से क्या निकल रहा है? पसीना।
निकल रहा है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। पहली बातें क्या याद रखना है कि गुर्दा और वृक्क का संबंध किससे है? उत्सर्जन से है। उत्सर्जन क्या होता है? तो जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? तो हमारे शरीर में बनने वाले अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थ को क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। जैसे पसीना हो गया, CO2 हो गया, मल हो गया, मूत्र हो गया, ठीक है ना। पसीना कहाँ से निकलेगा? तो श्वेत ग्रंथि के माध्यम से निकलेगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि मानव शरीर में गुर्दे की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितना जोड़ा पाया जाता है? 1 जोड़ा पाया जाता है। गुर्दे या वृक्क का रंग कैसा होता है? भूरा या लाल रंग का होता है। वृक्क का आकार पूछा जाए तो कैसा होगा? सेम के बीज के समान क्या होता है? वृक्क का आकार होता है। एक क्वेश्चन और जो सबसे महत्वपूर्ण है, कहेगा कि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क है। और दूसरा क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कौन सा क्वेश्चन? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या था। अब आंसर देना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। आशा करते हैं कि अब आप लोग आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखिएगा, क्वेश्चन ये था कि मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेम के बीज के समान। एक चीज़ यहाँ से और याद रखिएगा कि जो मूत्राशय आपका होता है ना, जो मूत्राशय होता है, चैप्टर 4 में है ये, जो मूत्राशय होता है इसका आकार पूछ लेता है। तो नाशपाती के समान आप याद रखेंगे। आकार कैसा होता है? नाशपाती के समान याद रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 24 नंबर हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए इसे हम लोग समझते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग समझते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, GLY ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस। आपसे प्रश्न पूछा हुआ था कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है कहाँ संपन्न होती है? तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है? कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर होती है जी? कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। देखिएगा, आप एक चैप्टर पढ़िएगा ना, सेकेंड चैप्टर पढ़िएगा, श्वसन पढ़िएगा, तो उसी में बताया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी? कोशिका द्रव्य में। और आप जब श्वसन पढ़ेंगे ना तो आपको बताया जाता है कि श्वसन जो होता है 2 प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वायवीय श्वसन होता है और दूसरा जो होता है अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है ना। पहला जो होता है वायवीय श्वसन होता है और दूसरा जो होता है अवायवीय श्वसन होता है। तो समझ गए कि श्वसन जो होता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक वायवीय श्वसन हो गया, दूसरा जो होगा अवायवीय श्वसन हो गया। ध्यान रखिएगा, वायवीय श्वसन का जो प्रथम चरण होता है ना, वायवीय श्वसन का जो प्रथम चरण होता है, याद रखिए कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण जो होगा आपका कोशिका द्रव्य में। प्रथम चरण कहाँ होगा? पूछता है एग्जाम में कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कहाँ पर होगा? कोशिका द्रव्य में। द्वितीय चरण कहाँ होगा? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या याद रखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन का पहला चरण जो होगा कोशिका द्रव्य में होगा, कोशिका द्रव्य में होगा, और द्वितीय चरण कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अवायवीय श्वसन की क्रिया पूछे कि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ पर होती है? तो क्या याद रखेंगे? अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया जो संपन्न होती है किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य में। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कहाँ पर संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में। द्वितीय चरण कहाँ पर?
कांड्रिया में। आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है कि वायवीय श्वसन जो होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ऑक्सीजन मिलेगा तब वायवीय श्वसन होगा, और अवायवीय श्वसन जो होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्या समझे? वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार के श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा। तो याद रखिएगा, जो वायवीय श्वसन है सबसे अधिक ऊर्जा जो मिलती है वायवीय श्वसन से मिलता है, सबसे अधिक ऊर्जा वायवीय श्वसन से। और यहाँ से याद रखिएगा कि कम ऊर्जा किससे मिलेगा? अवायवीय श्वसन से। सबसे अधिक ऊर्जा किससे? वायवीय श्वसन से, और कम ऊर्जा किससे? अवायवीय श्वसन से। और दूसरी बात याद रखिएगा कि ऑप्शन में भी आया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं बिजली का घर या कोशिकीय ऊर्जागिरी। तो इतना चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से 2-3 नंबर क्या हो जाएगा आपका कंफर्म हो जाएगा। क्या समझे? हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में। कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका द्रव में। फिर हम लोग देखें कि ये जो है ग्लाइकोलाइसिस जो लिया गया है श्वसन चैप्टर से लिया गया है, तो हम देखें कि श्वसन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वायवीय श्वसन कहते हैं, और वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन के दौरान जो होती है अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है, और अवायवीय श्वसन के दौरान जो होती है कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। दूसरा बात ये हम समझाए कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कहाँ होगा? कोशिका द्रव में होगा, और द्वितीय चरण कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अवायवीय श्वसन का पूरी क्रिया किस में संपन्न होगा? कोशिका द्रव में संपन्न होगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, या बिजली का घर किसे कहा जाता है, या कोशिकीय ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इतना याद रखिएगा ना, तो आपको यहाँ से लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं हम लोग का क्वेश्चंस क्या था। अब आंसर देना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत डिस्कशन हो गया और आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर पूछा था ना कि ग्लाइकोलाइसिस होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, क्लोरोप्लास्ट में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोशिका द्रव हो जाएगा। और इससे एक फैक्ट याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोशिका द्रव आया है ना, आप पढ़े होंगे कि कोशिका के जितने भी अंगक होते हैं, याद रखिए, कोशिका के जितने भी अंगक होते हैं सब के सब कहाँ पर मौजूद रहते हैं जी? कोशिका द्रव में मौजूद रहते हैं। जैसे कोशिका के अंगक की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा जी? लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? लवक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, जो अभी हम बता चुके हैं। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और बहुत सारा होता है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारा होता है, ETC हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछ सकता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, कोशिका के किस अंगक को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ये कोशिका के जिस भाग में रहता है ना, उसी कोशिका को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन संश्लेषण का स्थल क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का स्थल, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है? तो आपको क्या याद रखना है? राइबोसोम। राइबोसोम को ही बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। याद रखिएगा, राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव में। लाइसोसोम कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव में। अब देखिएगा, लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है। आपको हम बताए हैं बर्नी लवक, अबर्नी लवक और ल्यूकोप्लास्ट। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन लवक कहाँ पाया जाएगा जी? कोशिका द्रव में। लेकिन जंतुओं में कि पौधों में? तो याद रखिएगा, पौधों में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो कोशिका के जितने भी अंगक होंगे सभी के सभी कहाँ पर मौजूद होते हैं? कोशिका
द्रव में मौजूद होते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हम लोग यहाँ पर थे, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का था 24 नंबर क्वेश्चन था, डिस्कशन भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि आखिर लैटेक्स होता क्या है, ठीक है ना। तब तो आपको आइडिया मिलेगा ना कि लैटेक्स क्या होता है। देखिएगा लैटेक्स की अगर बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। लैटेक्स जब आप चौथा चैप्टर पढ़े होंगे ना, चौथा चैप्टर पढ़े होंगे उत्सर्जन, तो उसी में पेड़ पौधे में उत्सर्जन में आता है लैटेक्स। तो लैटेक्स जो होता है ना, जैसे आप किसी पेड़ पौधे की आप किसी पत्ती को तोड़ते होंगे तो दूधिया जैसा पदार्थ निकलता होगा, दूध के समान उसमें से कुछ निकलता होगा ना, दूधिया पदार्थ। कोई पेड़ पौधे की आप पत्ती को तोड़ेंगे तो दूधिया पदार्थ निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेक्स। तो सबसे पहले लैटेक्स जानिए कि क्या है। लैटेक्स जो है अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है जी, लैटेक्स जो है पेड़ पौधों में बनने वाला क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। और लैटेक्स कैसे दिखाई देगा, दूधिया पदार्थ के रूप में आपको क्या होगा, दिखाई देगा। अब ध्यान दीजिएगा ये लैटेक्स कहाँ पाया जाता है, तो आपको समझ में आ गया। लैटेक्स जो होता है पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। तो आखिर किस पौधों में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है ना। पूछ सकता है कि ये किस पौधे में पाया जाता है। तो आप देखिएगा पीपल का पत्ती जब तोड़े होंगे ना, पीपल का पत्ती तोड़िएगा, हल्का उसमें दूधिया जैसा पदार्थ आपको निकलेगा, तो समझिएगा कि क्या है, लैटेक्स निकल रहा है। उत्सर्जी पदार्थ क्या निकल रहा है, लैटेक्स निकल रहा है। या कनेर की पत्ती, कनेर की पत्ती फूल वाला जो होता है ना, कनेर, पीला जो कनेर होता है, उस पत्ती को तोड़ लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। या देखिए बरगद की पत्ती को तोड़िएगा ना तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। बरगद की पत्ती को तोड़ लीजिए। अकवन देखे हैं ना, गांव में मिलता है सब अकवन, अकवन की पत्ती को तोड़िएगा तो उस दूधिया जैसा जो पदार्थ निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेक्स बोलते हैं। ये बातें समझ में आ गई। पेड़ पौधे में पाए जाने वाला वैसा पदार्थ जिसको तोड़ने पर दूधिया पदार्थ जैसा स्वरूप निकलता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेक्स बोलते हैं। लैटेक्स क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है। पौधों में कहाँ, किस पौधे में पाया जाता है, तो याद रखिएगा पीपल में, कनेर, पीले कनेर की पत्ती में, बरगद में, अकवन के जो छोटा छोटा पौधा होता है उसमें पाया जाता है। आइए हम थोड़ा सा और भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि पेड़ पौधे में बनने वाला कुछ और अपशिष्ट पदार्थ को हम आपको बताते हैं। जैसे आप देखे होंगे टैनिन भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, पेड़ पौधे में बनता है। और ये कहाँ संचित रहता है, तो जो पेड़ पौधे का जो छाल होता है ना उसमें ये संचित रहता है। टैनिन क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधे की छालों में पाया जाता है, ये याद रहेगा ना। उसके बाद आप याद रखिएगा, जैसे आप पढ़े होंगे रेजिन और गोंद, क्या, रेजिन और गोंद, ये कहाँ संचित रहता है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनके पुराने जाइलम ऊतक में, पेड़ पौधे के पुराने जाइलम ऊतक में ये रेजिन और गोंद क्या रहते हैं, संचित रहते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपसे कहेगा टैनिन वृक्ष के किस हिस्से में उपस्थित रहता है, छाल में। रेजिन एवं गोंद वृक्ष के किस हिस्से में, तो पुराने जाइलम ऊतक में संचित रहते हैं। बातें स्पष्ट हो रही है ना, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर स्पष्ट हो रही है तो आप कुछ संकेत करके बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में कुछ लिख कर बताएंगे कि हाँ ये वीडियो सर समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। तो आप जान गए टैनिन था, रेजिन था, गोंद था और चौथा क्या था जी, लैटेक्स था। यही चारों जो होता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पेड़ पौधों में बनता है। तो आपसे ऐसे भी सवाल पूछ लेगा कि इनमें से कौन जो है पेड़ पौधे का अपशिष्ट पदार्थ है, तो ध्यान रखिएगा टैनिन, रेजिन, गोंद और लैटेक्स। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए ये पूछा हुआ है ना जी, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पीपल में, बी ऑप्शन है पीला कनेर में, सी है बरगद में, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी, ठीक है ना। पीपल में भी, बरगद में भी, पीला कनेर में भी पाया जाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा 26 होगा। देखिए कह रहे कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 3 बेस में पाए जाते हैं, 4 बेस में पाए जाते हैं, 5 बेस में पाए जाते हैं, 2 बेस में पाए जाते हैं।
चलिए हृदय से संबंधित कुछ तथ्य हम बताते हैं, बेस्म से संबंधित रिलेटेड पॉइंट बताएंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा मानव की हृदय की बात किया है तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, अगर मानव हृदय की बात करता है, 1 मिनट थोड़ा सा देखिए, हृदय की जब बात करता है ना, हृदय में बेस्म की बात करता है। बेस्म का मतलब क्या होता है? बेस्म का मतलब होता है कक्ष, और कक्ष का मतलब होता है चेम्बर, ठीक है ना, चेम्बर। यानी कि हृदय में कितने बेस्म होते हैं, कितने कक्ष होते हैं। अब बताइए, यहाँ पर जो है मानव का पूछा हुआ है, तो क्या ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम में मानव का ही पूछे? ये भी हो सकता है ना जी, लेकिन जानेंगे हम लोग, मानव में जानेंगे क्वेश्चन पूछा है तो। मानव में बेस्म की अगर संख्या पूछता है तो याद रखिएगा, मानव के हृदय में कितने बेस्म होते हैं? 4 बेस्म होते हैं। कितने बेस्म होते हैं? 4 बेस्म होते हैं। कैसे आपको याद रखना है? 2 ठो अलिंद पाया जाता है, इसको ऑरिकल बोलते हैं। तो ऊपर दोनों अलिंद होगा और नीचे दोनों क्या होता है? निलय होता है। तो ऊपर अलिंद, नीचे 2 ठो क्या हो जाएगा? निलय। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि मानव में कितने बेस्म होते हैं? तो 4। दूसरा बात आपको क्या याद रखना है, आपसे पूछता है एग्ज़ाम में, मेढक में पूछता है कि मेढक के हृदय में कितने बेस्म होते हैं? तो याद रखिएगा कि 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। इसमें कैसे होता है थोड़ा सा देखिएगा, इसमें जो होगा 2 ठो क्या हो जाएगा? आपका अलिंद हो जाएगा, 1 ठो क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल हो जाएगा। बात ये स्पष्ट हो रही है ना? मेढक में क्या हो जाएगा? 2 ठो अलिंद, 1 ठो वेंट्रिकल। तीसरा क्वेश्चन पूछता है, मछली से पूछता है कि मछली में कितना बेस्म पाया जाता है। ये तीनों में से एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मछली में कितना पाया जाता है? तो 2। तो 2 में याद रखिएगा, एगो ऑरिकल होगा, एगो वेंट्रिकल होगा, मतलब एगो अलिंद होगा, एगो क्या होगा? निलय होगा। तो गौर कीजिएगा, मानव में बेस्म की संख्या 4 हो गया, मेढक में कितना हो गया? 3 हो गया, मछली में कितना हो गया? आपका 2 हो गया। तो इस तथ्य को आप याद रखिएगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा बेस्म से और चेम्बर से। ज़्यादातर इसी तीनों में से ही आपका प्रश्न बनेगा आपके एग्ज़ाम में, और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी हुआ है। आप देख सकते हैं, आप खोल के प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। पूछा था कि मानव हृदय में कितने बेस्म पाए जाते हैं? तो बताइए क्या हो जाएगा? 4 बेस्म पाए जाते हैं। कितने बेस्म पाए जाते हैं जी? 4 बेस्म पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिएगा, यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा। यहाँ से जब आपसे पूछता है ना कि पक्षी में, बताइए पक्षी में कितना बेस्म पाया जाता है, तो पक्षी में भी आप क्या रखिएगा? याद 4 याद रखिएगा। पक्षी में भी कितना याद रखेंगे? 4 याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, तेलचट्टा का नाम सुने होंगे ना? तेलचट्टा का नाम आप सुने होंगे। तेलचट्टा में बेस्म या चेम्बर की आपसे संख्या पूछे तो सबसे अधिक इसी में होता है, तेलचट्टा में ही होता है। कितना होता है? 13 होता है। तेलचट्टा में बेस्म की संख्या कितना होता है या चेम्बर की संख्या कितना होता है? 13 होता है। पक्षी में कितना होता है? 4 होता है। अब इतना जान लिए हैं तो एक चीज़ और भी जान लीजिए। अगर आपसे कहता है कि मगरमच्छ, क्या कहता है? मगरमच्छ में आपसे अगर बेस्म की संख्या पूछता है तो याद रखिएगा कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जितना इम्पोर्टेंट चीज़ है वही चीज़ आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और एक लाइक तो बनता ही है। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 27। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए 27 क्या कह रहा है। कह रहा है 27 कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मानव मूत्र से सवाल है। क्या है जी? मानव मूत्र से सवाल पूछा हुआ है, तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है कि मानव मूत्र का निर्माण कैसे होता है। मानव मूत्र में आखिर क्या क्या पाया जाता है, तो आपको क्या याद रखना है? 3 चीज़ याद रखना है इसमें।
जब भी पूछे कि मानव मूत्र का निर्माण कैसे होता है तो आपको 3 चीज़ याद रखना है। मानव मूत्र में पहला आपको क्या मिलेगा, जल मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, यूरिया मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, यूरिया मिलेगा। तीसरा मिलेगा आपको क्या मिलेगा, अन्य पदार्थ। तीसरा क्या मिलेगा जी, अन्य पदार्थ मिलने वाला है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है उसको देखिएगा। कह सकता है कि मानव मूत्र में जल का प्रतिशत कितना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी था शायद। ये क्वेश्चन पूछा था या नहीं पूछा था, चलिए अब पहले हम डिस्कशन करते हैं। मानव मूत्र में जल का प्रतिशत याद रखिएगा कितना होता है, 96%। कितना होता है, 96% होता है। और यूरिया की जगह अगर मात्रा पूछता है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितना होता है, 2%। यूरिया जो होता है खतरनाक चीज़ है, आपके शरीर में यूरिया पाया जा रहा है ना, विषैला चीज़ है, उसको निकाल देना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा अन्य पदार्थ में 2% पाया जाता है। अन्य पदार्थ में 2% पाया जाता है और 2% में आपका NaCl भी रहता है। 2% में क्या रहता है, NaCl भी कुछ परसेंट रहता है और भी अन्य पदार्थ इसमें रहता है। NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से क्या प्रश्न और क्या प्रश्न बन सकता है मानव मूत्र से। तो आप याद रखिएगा, कभी कभी आप देखे होंगे कि मानव जो मूत्र का जो रंग है ना, मानव मूत्र का जो रंग है कभी कभी आपको देखने के लिए कैसा मिलेगा, पीला देखने के लिए मिलेगा। कैसा देखने के लिए मिलेगा, मानव मूत्र का रंग जो होता है पीला देखने के लिए मिलेगा। तो आप बताइए कि मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है किस वर्ण के कारण होता है। जैसे आपको पता क्या है कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। गाय के दूध का रंग देखिएगा ना उजला होता है केसिन के कारण। किसके कारण, केसिन के कारण। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तब आपको बताना है कि मानव मूत्र का रंग जो होता है कभी कभी आप पीला देखते होंगे, तो किस वर्ण के कारण होता है। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण जी, यूरोक्रोम के कारण। मानव मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। या वर्णक नहीं पूछे तो कहिएगा कि जल की कमी। जल की कमी यानी कि पानी कम पीजिएगा ना तो आपके मूत्र का रंग पीला होने लगेगा। लेकिन जब आपसे वर्णक पूछे कि कौन सा वर्ण के कारण मूत्र का रंग पीला होता है तो क्या याद रखना है, यूरोक्रोम के कारण। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, अगर आपसे पूछे कि मूत्र का स्वाद कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, तो आप पढ़िएगा किताब, तो वहाँ पर दिखाया गया है कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है जी, अम्लीय होता है। अम्ल होता है, ठीक है ना, खट्टा होता है। यानी इसका यहाँ से अब आपसे क्या पूछ सकता है कि बताइए कि मूत्र का pH मान कितना हो जाएगा। क्या पूछ सकता है कि मूत्र का pH मान, आपको याद रखिएगा कि मूत्र का pH मान कितना होता है, 6 होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मूत्र का pH मान कितना होगा, 6 होगा, ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे कह देगा कि 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम नहीं, 100 ml। क्या कहेगा कि 100 ml, 100 ml में आपसे पूछ सकता है 100 ml रक्त में यूरिया की आपसे सामान्य मात्रा पूछ सकता है कि 100 ml रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो आप क्या याद रखेंगे, 30 mg याद रखेंगे। देखिएगा MBD गाइड जो ख़रीदा हुआ ना उसमें 20 mg दिया है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी हो जाएगी, 30 mg हो जाती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी हो जाएगी, 30 mg हो जाएगी। अब देखिएगा अगर आपसे पूछता है कि 100 ml रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा पूछता है, किसकी मात्रा पूछेगा, यूरिक अम्ल की मात्रा पूछेगा, तो याद रखिएगा 2 से 3 mg, 2 से 3 mg। यानी कि 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा 30 mg और यूरिक अम्ल की मात्रा 2 से 3 mg। आइए एक बार हम देखते हैं कितना क्वेश्चन आपका बना। देखिएगा मानव मूत्र कहेगी, मानव मूत्र का निर्माण कैसे होता है, तो जल से, यूरिया से और अन्य पदार्थ मिलकर मानव मूत्र का निर्माण करते हैं। मानव मूत्र में जल का प्रतिशत कितना होता है, 96%। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है, 2%। मानव मूत्र में अन्य पदार्थ कितना होता है, 2%, जिसमें NaCl भी
पाया जाता है। दूसरी बात आपसे क्या पूछ सकता है कि मानव मूत्र का रंग जो होता है पीला होता है, किसके अभाव में पीला होता है? तो जल की कमी के अभाव में क्या होता है? पीला होता है। किस वर्णक के कारण मूत्र का रंग पीला होता है? तो यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण। मूत्र का टेस्ट जो होगा कैसा होगा? अम्लीय होगा। और इसका पीएच मान आपसे पूछे तो याद रखिएगा, पीएच मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मूत्र का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद आपको इधर समझाए थे कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, ब्लड का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, दूध का रंग उजला होता है केसिन के कारण। उसके बाद 2 और क्वेश्चन आपको बताए थे कि 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा पूछे 30 mg, 100 ml रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा पूछे तो 2 से 3 mg। यहाँ से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या था। देखिएगा क्वेश्चन हम लोग का था, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देख रहे हैं। कह रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 2%। कितनी होती है जी? 2% होती है। अगर यही पूछता कि जल की प्रतिशत मात्रा तो कितना हो जाता है? 96% हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 28, ठीक है ना। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? ऑप्शन ए है चेतना, ऑप्शन बी है आवेग, ऑप्शन सी है उद्दीपन, ऑप्शन डी क्या है? संवेदना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसके कारण से? उद्दीपन के कारण। मस्तिष्क में जो विभिन्न सूचनाएं संचित होती है किसके कारण से? किस में संचित होती है? उद्दीपन के वजह से मस्तिष्क में जो होती है विभिन्न सूचनाएं संचित रहती है। देखिए ये संवेदना क्या होता है? संवेदना और आवेग जो होता है लगभग सेम एक ही होता है। संवेदना जैसे मान लीजिए कि मानव शरीर का, आप जानते हैं कि मानव शरीर का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तंत्रिका कोशिका होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तो आपके शरीर के ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया हो रही है, कोई भी अनुक्रिया हो रही है, तो उस अनुक्रिया वही इन्फॉर्मेशन जो होता है मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क तक क्या होता है? पहुंचता है। तो कौन पहुंचाता है? तंत्रिका कोशिका। जो सूचना पहुंच रहा है ना, वही संवेग है, वही क्या है? आवेग है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग जानेंगे 29 क्या है? कह रहा है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? बता चुके हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। इसके बारे में बहुत बता चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर है वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है। आइए हम लोग वसा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिएगा वसा का पाचन, आप जानते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम के बारे में आपको पता है ना जी? पूर्ण पाचक एंजाइम का मतलब होता है ना भोजन को पूरे तरीके से पचाने वाले एंजाइम। तो आपसे कहा जाए कि पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? तो जो छोटी आंत होती है ना, जो छोटी आंत होती है वहीं से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। तो आपके पूर्ण पाचक एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम आए जाएंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा LAT, याद रखेंगे LAT को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम बोलते हैं। देखिएगा एल से क्या हो जाएगा? एल से आप याद रखिएगा लाइपेज। एल से क्या याद रखेंगे? लाइपेज याद रखेंगे। ए से क्या याद रखेंगे? एमाइलेज। ए से एमाइलेज। टी से क्या याद रखेंगे? ट्रिप्सिन याद रखेंगे। टी से ट्रिप्सिन। टी से क्या याद रखेंगे? ट्रिप्सिन याद रखेंगे। अब देखिएगा इसमें किसका क्या काम होता है। सबसे पहले आप जान गए कि पूर्ण पाचक एंजाइम क्या है? लेट, LAT, यानी कि एल से लाइपेज हो जाएगा, ए से एमाइलेज, टी से क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। ये एंजाइम, तीनों एंजाइम कहाँ से निकलेगा? छोटी आंत से निकलेगा। आपसे अगर पूछता है कि ये जो है लाइपेज जो है किसका पाचन करेगा? तो वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आप भोजन में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट वाले लेते हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? तो याद रखिएगा ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? ये प्रोटीन का पाचन करेगा। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया ना, लाइपेज किसका पाचन? वसा का। एमाइलेज किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट का। ट्रिप्सिन किसका पाचन? प्रोटीन का। एक पॉइंट यहाँ से और याद रखिएगा, छोटी आंत
देखने में क्या है, छोटी है, लेकिन कहे कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग तो क्या हो जाएगा आपका, छोटी आंत हो जाएगा। पूर्ण रूप से पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है, तो छोटी आंत में ही होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का आखिर क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन था वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन कौन करेगा, लाइपेज। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वसा का पाचन कौन करेगा, लाइपेज। ये जो आप ऑप्शन में बी देख रहे हैं, ट्रिप्सिन देख रहे हैं और पेप्सिन देख रहे हैं, ये प्रोटीन को पचाता है। एमाइलेज किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज पाचन करता है। बातें स्पष्ट हो गई ना, बोलिए बातें स्पष्ट है, बिल्कुल। अब देखिएगा हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, क्या कह रहा है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के बारे में हम लोग बताना है ना, तो जान लेते हैं कि आखिर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। देखिएगा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन अगर आपसे पूछा जाए कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है, तो आप क्या कहेंगे, पेड़ पौधों में। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है, तो क्या बताएंगे, पेड़ पौधे। और आपसे बोला जा सकता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधे के किस हिस्से में होती है, तो आपको क्या याद रखना है, पत्तियों में होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधे के किस भाग में होती है, तो पत्तियों में। आप जानते हैं कि पत्तियों में जो होता है ना, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। पत्तियों में जो होता है छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। उस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दिखाई आप लोगों को नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना। उस छोटे छोटे छिद्र को हम लोग क्या बोलेंगे, रंध्र बोलते हैं। अब देखिएगा, जाहिर सी बात है, वाष्पोत्सर्जन को अगर तोड़ा जाए तो देखिएगा वाष्प प्लस उत्सर्जन लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, वाष्प प्लस उत्सर्जन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब पेड़ पौधे में, जब पेड़ पौधे की पत्तियों की सतह से, जब पेड़ पौधे की पत्तियों की सतह से जल जो होता है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना है। तो पेड़ पौधे की पत्तियों की सतह से जब जल जो होता है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। कहता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो पत्तियों से संपन्न होती है। पत्तियों के किस भाग के द्वारा, रंध्र के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जल का क्या होना, बाहर निकलना। पेड़ पौधे में वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, तो पेड़ पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो होता है ना, जल संतुलन को बनाए रहता है। पेड़ पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो होता है जल संतुलन को क्या करता है, बनाए रखता है। दूसरा इसका कार्य आप लिख सकते हैं, ये ताप नियंत्रण में सहायक होता है। ताप नियंत्रण में जो होता है सहायक होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके ऑप्शन में था भौतिक और रासायनिक था, ठीक है ना। आपके ऑप्शन में क्या था, भौतिक था और क्या था, एक तरफ भौतिक था और एक तरफ क्या था, रासायनिक था। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, यहाँ से केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब देखिएगा थोड़ा सा भौतिक और रासायनिक समझिए। भौतिक और रासायनिक जो आप पढ़े होंगे, भौतिक परिवर्तन पढ़े हैं ना, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है, आप बताइए कि अस्थाई होता है कि अस्थाई होता है। भौतिक परिवर्तन जो होगा अस्थाई होता है। कैसा होता है जी, अस्थाई होता है। और ये जो होता है रासायनिक परिवर्तन जो होगा आपका क्या होगा, अस्थाई होगा। इसका मतलब समझिएगा। अस्थाई कहने का मतलब कि भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि जल जो है बर्फ़ में बदल जा रहा है। आपका जो जल है, ये जल से क्या बन गया, बर्फ़। क्या फिर बर्फ़ से जल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। बर्फ़ पिघल जाएगा तो जल बन जाएगा। यानी कि जब जल से बर्फ़ बन गया और बर्फ़ से फिर क्या बन गया, जल बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, अस्थाई परिवर्तन हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। और अस्थाई में आप याद रखिएगा, क्या याद रखना है अस्थाई में, कि दूध से दही, एग्जाम्पल पूछता है, दूध से क्या बन रहा है, दही बन रहा है। तो दूध से तो दही बना लीजिएगा, क्या दही से दूध बना लीजिएगा, दही से दूध नहीं बनेगा। दूध से दही बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। तो याद रखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थाई होता है, और भौतिक परिवर्तन जो होता है अस्थाई होता है।
आपसे पूछ सकता है कि जल से बर्फ़ का बनना, जल से बर्फ़ का बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अब देखते हैं हम लोग का आखिर क्वेश्चंस क्या था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा हम लोग क्वेश्चंस नंबर थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर थे ना, 31 पर थे। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भौतिक प्रतिक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? भौतिक प्रतिक्रिया है। चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और आपको बताइएगा कि आपको ये सेशन, बायोलॉजी का सेशन कैसा लग रहा है, और अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, और जो इस चैनल पर बच्चे न्यू हैं उस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर पल का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक लाइक का बटन तो बनता ही है। और इस वीडियो के बाद फिर मिलेंगे आपके एक कमेंट के बाद, और आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।